हाँ भाई, कहां तक आए थे? ठीक है, चलो नेक्स्ट, माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में हम क्या काम लाते हैं? यू बैक्टीरिया, बीजीए एंड द माइकोराइजा। यू बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या काम करते हैं? दो फॉर्म में ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोंट। दो फॉर्म में फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, एक तो फ्री लिविंग और एक सिम्बायोंट। फ्री लिविंग फॉर्म में आपको यहां कौन कौन से एग्जांपल दिए होंगे? एक तो एजोटोबैक्टर और दूसरा क्या दिया यहां पे है? एजोस्पाइरुलम। इस चैप्टर में क्या वो देख लीजिएगा, एजोस्पाइरुलम। और सिम्बायोटिक फॉर्म में ये काम करता है राइजोबियम। लिमिटेड एग्जांपल वैलेरियन जो इस चैप्टर में गिवन है, बाकी आप इन चैप्टर के इन एग्जांपल की खूब लंबी चौड़ी डिटेल मिनरल न्यूट्रिशन में देख चुके हो। मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत सारे बीजी हैं, एजिडोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, बेंजेरिकिया, बेसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, क्रोमेशियम, रोडोस्पाइरुलम, रोडोसुडोमोनास। यहां हम लिमिटेड ले रहे हैं जो यहां दिए हुए हैं, एजिडोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम और सिम्बायोटिक फॉर्म में राइजोबियम। बीजीए की बात अगर करते हैं तो बीजीए भी ये काम दोनों ही फॉर्म में करते हैं। बीजीए ये काम फ्री लिविंग फॉर्म में भी करते हैं और सिम्बायोट। फ्री लिविंग फॉर्म में तीन एग्जांपल रटने हैं जो यहां गिवन होंगे, नॉस्टोक, एनाबीना और तीसरा ऑसिलेटोरिया। और सिम्बायोटिक फॉर्म में नॉस्टोक, एनाबीना। सिम्बायोटिक फॉर्म में नॉस्टोक, एनाबीना, नॉस्टोक, एनाबीना। इनके साथ साथ माइकोराइजा भी एक बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। माइकोराइजा में बेस्ट एग्जांपल है ग्लोमस। द बेस्ट एग्जांपल इज द यू बैक्टीरिया। और बीजीए के बारे में आपने फुल डिटेल डिस्कशन किया है मिनरल न्यूट्रिशन में, और माइकोराइजा के बारे में आपने डिटेल डिस्कशन किया है प्लांट डाइवर्सिटी। तो यहां केवल एग्जांपल, नथिंग एल्स। यू बैक्टीरिया में फ्री लिविंग की फॉर्म में एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, सिम्बायोटिक राइजोबियम। बीजीए में फ्री लिविंग नॉस्टोक, एनाबीना, ऑसिलडोरिया। और सिम्बायोटिक में नॉस्टोक, एनाबीना। और माइकोराइजा में ग्लोमस। हाँ जी, ये हमारी चौथी एप्लीकेशन आ गई, बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज ए हाउस होल्ड, माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रीज, माइक्रोब्स एज ए बायो पेस्टिसाइड, माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। सीवेज ट्रीटमेंट आप लोग इकोलॉजी में कर चुके हो। लास्ट इज द माइक्रोब्स इन द बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन। लास्ट एंड फिफ्थ, माइक्रोब्स एज ए बायोगैस प्रोडक्शन, गोबर गैस प्लांट। तो ये जो बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट होता है, इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कौन कौन सी एजेंसी हेल्प करती है? एक है IARI और दूसरी है KVIC, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इंडियन
एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जिस टैंक में करवाई जाती है वो 15 से 20 फीट गहरा कंक्रीट का बना हुआ टैंक होता है। इस टैंक को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टर, बायो डाइजेस्टर। 15 से 20 फीट गहरा टैंक होता है, टैंक को क्या कहते हैं? सबसे पहला क्या काम होता है? सबसे पहले यहां पॉलीमर को किस में बदला जाता है? मोनोमर। पॉलीमर को एग्जाम्पल के तौर पे लें तो सबसे पहले सेल्यूलोज को किस में बदला गया? ग्लूकोज में। सेल्यूलोज को, पॉलीमर को मोनोमर। फिर मोनोमर को बदला जाता है एसिड, किसमें? जैसे अब ग्लूकोज को किसमें बदला? एसिटिक। और अब एसिड को तोड़कर बनाई जाती है बायोगैस। जैसे एसिटिक एसिड को तोड़ा तो क्या बना? CH4 एंड CO2। तो सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले पॉलीमर को किसमें बदला, फिर मोनोमर से और एसिड से। सबसे पहले पॉलीमर से, पॉलीमर को मोनोमर में बदलना कहलाता है सॉल्युबिलाइजेशन। पॉलीमर को मोनोमर में बदलना सॉल्युबिलाइजेशन। मोनोमर को एसिड में बदलना एसिडोजेनेसिस। एसिडो और एसिड को गैस में बदलना मेथेनोजेनेसिस। हाँ बोलो, पूरी प्रोसेस में कितने स्टेप हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्टेप सॉल्युबिलाइजेशन, दूसरा स्टेप एसिडोजेनेसिस, तीसरा स्टेप। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस डाइजेस्टर में होती है। तो डाइजेस्टर में सीधी सी बात क्या होगा? सैम अंकल, क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, फिर और फिर, सबसे पहले, फिर इस डाइजेस्टर में एक एंड से क्या भरी जाती है? स्लरी। क्या भरी जाती है? जहां से स्लरी भरी जाती है उसे कहा जाता है चार्जिंग पिट। क्या कहते हैं इसे हम? एक एंड से क्या भरी जाती है? जहां से स्लरी भरी जाती है वो स्लरी क्या है? स्लरी इज द मिक्सचर ऑफ डंग एंड वाटर। डंग एंड 90% यहां वाटर होता है, 10% डंग होता है। मतलब गोबर को पानी में घोलकर एक बहुत ही पतला सा सॉल्यूशन बनाना है, बहुत ही पतला सा। उस सॉल्यूशन को चार्जिंग पिट की हेल्प से कहां भर दिया जाएगा? जहां पूरा काम होगा डाइजेस्टर में। सबसे पहले पॉलीमर को किसमें बदल, फिर मोनोमर को और एसिड से। सबसे पहले पॉलीमर को, मोनोमर से, एसिड को। ये पूरा काम कहां हुआ? अब डाइजेस्टर में जैसे जैसे गैस बनेगी, जैसे जैसे गैस बनेगी, इसके ऊपर लगा होता है एक गैस होल्डर। हाँ बच्चे, क्या लगा होगा? गैस होल्डर का कनेक्शन एक पाइपलाइन से होता है। गैस होल्डर का कनेक्शन किससे है? और इस पाइपलाइन की सप्लाई घरों में होती है। इस पाइपलाइन की सप्लाई क्या होती है? अरे जैसे शहरों में गैस पाइपलाइन है ना, गांव में गोबर गैस पाइपलाइन है। जैसे शहरों में गैस पाइपलाइन है ना, गांव में क्या? गोबर गैस पाइपलाइन। पूरी प्रोसेस होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कहलाता है स्लज। पूरी प्रोसेस होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या कहलाएगा? स्लज। और स्लज कहां आकर इकट्ठा हो जाएगा? स्लज इकट्ठा हो जाएगा रिकवरी पिट। कहां कर इकट्ठा होगा? एंड दिस स्लज विल बी यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। यूज एज ए, गांव के जो लोग होते हैं ना, स्लज की ट्रालियां भर भर के ले जाते हैं,
स्लज में इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत हाई है, इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत, तो ये एज ए फर्टिलाइजर काम आता है। अब देखा जाए तो हमने गोबर में से भी तेल निकाल लिया, गैस भी बना ली और फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज भी कर लिया, और प्रोजेक्ट कॉस्ट कुछ भी नहीं है। जितनी प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी है, पूरे प्रोजेक्ट डेवलप करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है, पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करने में गवर्नमेंट। तो हमारा काम केवल क्या, रोज उसमें स्लरी डालनी, रोज उसमें स्लरी डालनी, प्रोसेस धीरे धीरे होती जाएगी, बायोगैस बनती जाएगी। बस एक छोटी सी लिमिटेशन क्या होती है, एक छोटी सी लिमिटेशन है कि ये जो सेलुलोज है, ये जो, इसका डाइजेशन आसानी से नहीं हो पाता। सेलुलोज कंटेंट जितना ज्यादा होगा, प्रोसेस उतना रैपिड होगा या स्लो होगा, प्रोसेस उतना। तो क्या हम कहते हैं सेलुलोज का पाया जाना एक रेट लिमिटिंग स्टेप बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है लिग्निन, लिग्निन का तो डाइजेशन होता ही नहीं है, लिग्निन का तो डाइजेशन होता ही नहीं है, समझ गए। तो सेलुलोज जितना ज्यादा होगा, प्रोसेस उतना स्लो हो जाएगा, और लिग्निन अगर ज्यादा है तो उसका डाइजेशन हो ही नहीं पाता। ठीक है, जो नोट करना चाहें, कंपल्शन नहीं है। एनसीईआरटी से बच्चे पढ़ लेना, किस्मत की बात है, बिफोर लास्ट ईयर इस एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन थे, इस एक सिंगल चैप्टर में से 5 क्वेश्चन थे बिफोर लास्ट ईयर, है ना। ये सब किस्मतों की बात है भाई, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 1 घंटे का चैप्टर है, और ऐसे ऐसे चैप्टर में से अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो हमारी किस्मत शानदार चल रही है, लॉटरी लग रही है हमारी किस्मत की। हाँ भाई, एनसीईआरटी से पढ़ना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो नोट करके, एनसीईआरटी से पढ़ना सिंपल ना, कुछ पंगा मत लो, एनसीईआरटी या मॉड्यूल से रीडिंग कर लेना, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, रट लेना सारे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, ब्रीडिंग बाद में करेंगे। नहीं, प्लांट ब्रीडिंग में स्टार्टिंग का पार्ट समझने के लिए मेंडल की टेक्निक चाहिए, क्यों मेंडल का ही प्रोसीजर है पूरा, जो उसके 5 स्टेप है ना, वो मेंडल की ही टेक्निक है। डालेंगे हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स। हाँ लाला, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज द कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या है हेरिडिटी, क्या है वेरिएशन, दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। पहले बात करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी, इट इज द स्टडी ऑफ
transmission, study of transmission of character from one generation to the next generation or from parents to the offspring. Transmission of character from one generation to the next generation or from parents to the offspring. जानते हो सारे बच्चे? Next, depends upon phenomena like begets like. Depends upon phenomena like begets like mean offspring offspring are similar to their parents. Offspring are similar to their parents. Similar को अंडरलाइन करो. अब एक बात बताओ, आप अपने पापा के सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं? आइडेंटिकल नहीं. हम अपने पापा के सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं? बट नॉट. तो जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड है. सिमिलर अलग वर्ड है, आइडेंटिकल अलग वर्ड है. हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हो भी नहीं सकते. हो भी क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज वी आर द ऑफस्प्रिंग. और ऑफस्प्रिंग किसे कहा जाता है? ऑफस्प्रिंग हमेशा हम किन्हें कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अगर वो सेम बर्थ में आए हैं तो क्या कहलाएंगे? और डिफरेंट बर्थ में तो आप और आपका रियल ब्रदर सिबलिंग्स हैं. आप और आपकी रियल सिस्टर, आपका ट्विन हो या ना हो, सिबलिंग तो होगा. आपका ट्विन हो या सिबलिंग, तो केवल अंतर क्या है ट्विन और सिबलिंग्स में? सेम बर्थ में आए हैं तो ट्विन है, और डिफरेंट बर्थ में आए तो आपका ट्विन हो ना हो लाला, सिबलिंग तो होगा या नहीं है? सिबलिंग भी नहीं है. यू आर सिंगल. ओके, बहुत है. ठीक है, आजकल केस अलग है बेटा. प्रॉपर्टी के बंटवारे नहीं हुए. ये फंडा भी, हम तो हमारा एक जापान रशिया, जापान है चाइना, तो हम तो हमारा कोई नहीं. और यूपी जो हम तो हमारे गिन लो. फंडे अलग अलग है सबके. अब ये ट्वेन अगर सेम बर्थ में आते हैं और एक ही जाइगोट से बनते हैं तो, और अगर दो अलग अलग जाइगोट से बने तो वो डाइजाइगोटिक. एक ही जाइगोट से बने तो, और दो जाइगोट से बने तो. अब जहां यार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, वहां दो फिनोमिना हमेशा काम करेंगे. वन इज द मियोसिस एंड अदर इज द फर्टिलाइजेशन. जहां कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां दो फिनोमिना हमेशा काम करते हैं, मियोसिस एंड सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन. मियोसिस एंड. अब यार सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन हमेशा रैंडम होता है. फर्टिलाइजेशन हमेशा, और मियोसिस जहां आ गया वहां दो चीज हमेशा चलेगी, क्रॉसिंग ओवर, साथ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट. जिस करेक्टर के लिए आप डोमिनेंट हो सकता है उसी करेक्टर के लिए आपका रियल ब्रदर रिसेसिव.
पॉसिबिलिटी है या नहीं है? हो सकता है दोनों पेरेंट डोमिनेंट और हम रिसेसिव आ जाए, है या नहीं? मान लो मदर क्या थी, कैपिटल एस स्मॉल है, फादर भी क्या था, कैपिटल एस स्मॉल है, मदर डोमिनेंट है रिसेसिव है? फादर, यहां दो तरह के गैमिट बने, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यहां भी दो तरह का बना, एक कैपिटल और एक, क्या इस फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं है? ये बच्चा डोमिनेंट आ गया रिसेसिव आ गया? पेरेंट्स क्या थे, बच्चा क्या आ गया? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हमेशा कोई भी स्पर्म किसी भी ओवा से फ्यूज हो सकता है, नहीं हो सकता? अब हो सकता है आप उसके लिए रिसेसिव आ गए, आपका रियल ब्रदर डोमिनेंट आ जाए, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्यों? फर्टिलाइजेशन हमेशा। फिर दूसरी बात, जहां मियोसिस होगा वहां क्रॉसिंग ओवर आएगा नहीं आएगा? और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी। अब याद करो बच्चे, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनमें से एक डिटेल आप पढ़ चुके हो, दूसरा डिटेल मैं पढ़ाऊंगा, दोनों से नए कॉम्बिनेशन डेवलप होते नए। अगर आपको पेरेंट से कंपेयर किया जाए तो करेक्टर में चेंज नहीं आया, लेकिन ट्रेट में चेंज आ गया। करेक्टर में तो चेंज, हमारी बॉडी में वही करेक्टर है जो पेरेंट्स में थे, करेक्टर वही है या बदल गए? लेकिन हो सकता है ट्रेट में बदलाव आया हो सकता है हमारा ट्रेट दोनों में से किसी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा, हो सकता है एक से मैच कर रहा है, हो सकता है दोनों से मैच कर रहा है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? एवरीथिंग इज, मतलब हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे या आइडेंटिकल होंगे? हम आइडेंटिकल हो ही ऑफस्प्रिंग की बात जब कभी भी आती है, दे आर नेवर आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट्स। फिर दूसरी बात कि जीनोटाइप पे एनवायरनमेंट का रोल भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनवायरनमेंट का रोल भी तो बहुत, क्या एनवायरनमेंट से चेंजेस नहीं आते? केवल जीनोटाइप का होना एक्सप्रेशन की गारंटी, उसको एनवायरमेंटल सपोर्ट मिलना चाहिए। लैक ऑपरेन याद करो, क्या लैक जेड का होना बीटा गैलेक्टोसाइडिस बनने की गारंटी है? नहीं, उसको एनवायरमेंटल सपोर्ट, लैक्टोज होना चाहिए और ग्लूकोज, तभी वो काम कर पाएगा, वरना वो काम। तो क्या आप और आपका रियल ब्रदर आइडेंटिकल है या नहीं? क्या आप अपने पापा के आइडेंटिकल हो या नहीं हो? वन वर्ड आंसर, बिकॉज वी आर द जो डिफरेंट बर्थ में आएंगे वो। पेडिग्री हमेशा सिबलिंग पे अप्लाई होती है, पेडिग्री हमेशा, पेडिग्री में कजन्स भी नहीं आते, पेडिग्री किस पे चलती है? क्यों कजन आने का मतलब लाला एक दूसरी फैमिली हिस्ट्री आ चुकी है, समझ गए? कजन आने का मतलब दूसरी फैमिली हिस्ट्री आ चुकी है या नहीं आई? अब जैसे चाचा है, चाचा ठीक है, दादा तो हमारा होगा, चाचा चाची कहां से लाया? वो तो दूसरी फैमिली हिस्ट्री आ गई। वो तो, अब मामा है, मामी किसकी उठा के लाया, वो तो दूसरी फैमिली हिस्ट्री आ गई। आई या नहीं आई? तो वो कजन हम कंसीडर, हम किस पे चलते हैं? सिबलिंग्स। किस पे चलते हैं? नोट कर लो सारा ऑफस्प्रिंग वाला। वेरिएशन डिफरेंसेस डिफरेंसेस among the individual of same species, differences among the individual of same species,
हम यहाँ क्लास में जितने भी मेंबर बैठे हैं, क्या हम सारे के सारे मेंबर एक ही स्पीशीज जाते हैं क्या? क्या हम होमोसेपियंस हैं क्या? क्या हम सभी में चेंजेस हैं या नहीं है? क्या हम सब आइडेंटिकल हैं? क्या हम सब में चेंजेस हैं? उन चेंजेस को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो वेरिएशंस आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी ही, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, always occur and work as a raw material for evolution. They are very important, always occur and work as a raw material for evolution. हाँ भाई, क्या इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन का आना जरूरी है या नहीं है? अब सुनो, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आती है और वेरिएशन म्यूटेशन से भी आती है। बस अंतर क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशन आती है ना, इन वेरिएशन में जीन पूल में चेंज नहीं आता, जीन पूल कांस्टेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमेशा नए कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं, इनसे कोई नया जीन, कोई नया एलिल, कोई नया करैक्टर, कोई नया ट्रेट नहीं आता। खूब डिटेल समझेंगे हम कि क्रॉसिंग ओवर से भी नए कॉम्बिनेशन आते हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी। मेंडलिज्म थोड़ी बहुत याद हो तो याद करो कि मेंडल ने जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम दिया था तो उसे नए कॉम्बिनेशन मिले थे, कोई नया करैक्टर मिला था या नया कॉम्बिनेशन मिला था। सेम कहानी मॉर्गन के साथ हुई थी, कोई नया करैक्टर मिला या नया कॉम्बिनेशन मिला। इनसे कभी कोई नया करैक्टर, नया ट्रेट, नया एलिल, नया कॉम्बिनेशन आता है, जबकि म्यूटेशन से नया जीन आता है। अगर म्यूटेशन नहीं होता ना तो हमारी पॉपुलेशन में केवल वाइल्ड एलील होते, केवल, और अगर केवल वाइल्ड एलील होते तो हमारा जीन पूल नैरो होता, ब्रॉड होता। और जीन पूल का नैरो होना बहुत ही नेगेटिव साइन है। जीन पूल में अगर वेरिएशन नहीं है तो वो इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोन है। हो सकता है एक सिंगल इन्फेक्शन खत्म कर दे। यही तो कारण लल्ला, एग्रीकल्चर फील्ड की प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है, बहुत, लेकिन एक सिंगल फंगल इन्फेक्शन पूरे फील्ड को तबाह कर सकता है कि उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं है। अब ये बात करो फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में नित्य नए इन्फेक्शन आते जाते हैं लेकिन कोई फॉरेस्ट खत्म तो क्यों? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जीन पूल जितना ब्रॉड होगा, जीन पूल जितना उतना अच्छा होगा। जीन पूल को बदलने का एक दूसरा साधन भी है, दैट इज द माइग्रेशन। कौन सा? माइग्रेशन में और म्यूटेशन में अंतर क्या आ जाएगा कि माइग्रेशन से भी नया जीन आएगा लेकिन वो नेचर के लिए नया नहीं होगा, वो गिवन पॉपुलेशन के लिए नया होगा। आपकी इस पॉपुलेशन में अगर बाहर से के 15 मेंबर आकर जुड़ जाते हैं तो हो सकता है आपको 15 मेंबर की फॉर्म में कोई नया जीन या कोई नया एलील मिल गया हो। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? वो आपके लिए नया है या नेचर के लिए नया है? नेचर के लिए नया। नेचर में नया कब आएगा? म्यूटेशन होगा। नेचर में नया कब आएगा? तो वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स किसे काम गया, किसे माना जाता है? वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स किसे मानते हैं? क्योंकि म्यूटेशन क्या चेंज करता है? म्यूटेशन के कारण नेचर में नया जीन आता है, नया एलील आता है, कुछ भी कह लो, जिसके कारण जीन पूल धीरे धीरे वाइड होता है। जैसे जैसे म्यूटेशन होते गए, म्यूटेशन, नए नए जीन, नए नए एलील आते गए तो जीन पूल नैरो रहा या वाइड होता गया? जितना वाइड होता गया इसका मतलब वेरिएबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती गई तो खत्म होने के चांस कम होते गए। एक छोटी पॉपुलेशन का मतलब उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है या नहीं है? तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल, उसके खत्म होने के चांस। ट्राइबल्स में ये तो हो रहा है, ट्राइबल्स में हो रहा है नहीं हो रहा? पॉपुलेशन का साइज कम होता जा रहा है, जीन पूल में वेरिएशन नहीं आ पा रही तो उनके खत्म होने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन के खत्म होने के चांस ज्यादा कि उसका जीन पूल वाइड, जीन पूल नेक्स्ट नहीं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ
वेरिएशन, ultimate source of variation is the mutation. Ultimate source of variation is the mutation, as it changes the gene pool. Ultimate source of variation is the mutation, as it changes the gene pool. क्या करेगा जीन पूल को? अब लाला एक ये वर्ड और आता है इनहेरिटेंस, और एक वर्ड है हेरिडिटी. इन दोनों में कंफ्यूजन आता है. व्हाट द हेरिडिटी एंड व्हाट द इनहेरिटेंस? हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस. हेरिडिटी क्या है? इनहेरिटेंस. जिस प्रोसेस से करेक्टर जा रहे हैं वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? उसकी स्टडी को क्या कहा जाएगा? हेरिडिटी के साथ मिला दो वेरिएशन, क्या बन जाएगी? जेनेटिक्स क्या है? हेरिडिटी क्या है? इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर या प्रोसेस. हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है? ये कंफ्यूजन आता है. क्लियर है सबको? एक एक वर्ड. हेरिडिटी इज द स्टडी, इनहेरिटेंस इज द, लिख लेंगे इनहेरिटेंस. इट इज द प्रोसेस it is the process by which characters are transmitted. It is the process by which character are transmitted from one generation to the next generation. From one generation to the next generation. ठीक है? चलो बच्चे बोर्ड पर आ जाओ. अब हम टर्म्स समझना शुरू करेंगे. जितनी भी टर्म्स हम लोग समझेंगे, हम दो दो में डिफरेंस निकालते चलेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जैसे सबसे पहला है कैरेक्टर एंड द ट्रेट. कैरेक्टर एंड द, मैं हमारे ऊपर लेता हूं. मैंने हमारी बॉडी का एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया, आई कलर. क्या? अब इस पॉपुलेशन में से हो सकता है कुछ मेंबर की आई ब्राउन हो, कुछ मेंबर की आई ब्लू हो, और कुछ मेंबर की आई ब्लैक हो. है या नहीं? तो मतलब इस पॉपुलेशन में ये जो आई कलर है, ये कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? कौन कौन सी? क्योंकि मेरे को यहां 3 ही कलर दिखाई दे रहे हैं. कौन कौन से? तो मैं कितने ट्रेट मानूंगा? जो दिखाई देंगे मैं उन्हीं को मानूंगा, वरना उन्हें. मैंने दूसरा लिया ब्लड ग्रुप. क्या लिया मैंने? तो इस पॉपुलेशन में मेरे को 4 तरह के ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहे हैं. ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप. तो ये ब्लड ग्रुप कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? हेयर कलर, हाइट, आईक्यू एंड सो ऑन. हम मटर की बात करते हैं. मटर का हमने एक कैरेक्टर लिया हाइट. क्या लिया? वो हाइट कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? कौन कौन सा? हमने दूसरा कैरेक्टर लिया सीड कलर. वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? कौन कौन सा? येलो एंड तो हमारी बॉडी की कोई भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? हमारा. और कैरेक्टर की जितनी भी फॉर्म है वो सब. कोई भी फीचर क्या कहलाएगी? हमारा. और कैरेक्टर की जितनी भी फॉर्म है वो केवल वो जो डिटेक्टेबल हो, जो दिखाई दे, वही ट्रेट माना जाएगा, वरना उसे ट्रेट. हाउ मेनी कैरेक्टर वर सेलेक्टेड बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? हाउ मेनी कैरेक्टर एंड हाउ मेनी ट्रेट? मेंडल ने पी प्लांट में केवल उन्हीं कैरेक्टर का सिलेक्शन किया जिसके पास 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट है. अगर किसी कैरेक्टर में
दो से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे तो मेंडल ने सेलेक्ट किया या रिजेक्ट कर दिया? क्या पी प्लांट का कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें दो से ज्यादा ट्रेट हो? लेकिन मेंडल उसका सिलेक्शन, मेंडल ने जब काम शुरू किया था ना, तो मेंडल ने शुरुआत में लिए थे 34 करेक्टर। कितने? 34 को शॉर्ट आउट करके, और फाइनल सिलेक्शन केवल वो करेक्टर जिनमें दो ही ट्रेट है। अगर किसी में दो से ज्यादा ट्रेट है तो मेंडल ने उसको सेलेक्ट किया या रिजेक्ट किया? मेंडल ने उसको, खड़ो, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी। क्या है इसका? बी। अब इसका ब्लड ग्रुप लाइफ टाइम बी रहेगा या बदलेगा? इस पॉपुलेशन में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं? चार। बट इंडिविजुअल में, अगर मैं इंडिविजुअल लूंगा, अगर मैं, तो एक करेक्टर के सारे ट्रेट रीड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? इंडिविजुअल में एक करेक्टर का एक ही ट्रेट आएगा, और पॉपुलेशन में, इंडिविजुअल में, पॉपुलेशन में, अगर मैं पॉपुलेशन लेवल पर आऊं तो क्या सभी में बी होगा? क्या सभी में ए होगा? क्या सभी में ए बी होगा? क्या सभी में ओ होगा? पॉपुलेशन में मेरे को एक ही ट्रेड मिलेगा, सारे मिल जाएंगे। बट इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल में अगर किसी की आई का कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा। ब्लैक है तो वो, अगर कोई पी प्लांट टॉल है तो वो टॉल ही रहेगा। अब वो ड्वार्फ, अगर कोई ड्वार्फ है तो वो, अगर मैं पी की पॉपुलेशन को देखूं, क्या पॉपुलेशन में मेरे को सारे टॉल दिखाई देंगे? क्या पॉपुलेशन में सारे ड्वार्फ दिखाई देंगे? पॉपुलेशन में मेरे को टॉल भी दिखाई देंगे। और तो अगर सारे के सारे ट्रेड स्टडी करने तो हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल या पॉपुलेशन? अगर इंडिविजुअल लेंगे तो एक ही करेक्टर आएगा, सॉरी एक ही ट्रेड आएगा, सारे ट्रेड आएंगे इंडिविजुअल में। लेकिन पॉपुलेशन में मेंडल ने जो भी करेक्टर सिलेक्ट किए उनमें दो ही ट्रेड थे या दो से ज्यादा? अगर कहीं दो से ज्यादा ट्रेड थे तो मेंडल ने सेलेक्ट किया या रिजेक्ट कर दिया? मेंडल ऐसे करेक्टर को सिलेक्ट जिसमें दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। क्लियर? हेडिंग करेक्टर, करेक्टर any defining feature of an organism, any defining feature of an organism, for example height, seed color, seed shape, height, seed color, seed shape. Next, trait, trait, different form of the character or different detectable variant of the character, different detectable variant of the character. नेक्स्ट लाइन ये बना लो पहले।
लिखेंगे एन इंडिविजुअल हैव only one trait of a character. An individual have only one trait of a character in order to study all trait of the character. In order to study all trait of the character, population is required. In order to study all trait of the character, population is required. Next line. Mendel select only those character of pea plant. Mendel select only those character of pea plant having two contrasting trait. Mendel select only those character of pea plant having two contrasting trait. Having two contrasting trait. कोई डाउट? अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड द एलिल. यहां सबसे ज्यादा डाउट आता है डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड. जीन वर्ड किसने दिया सबसे पहले? पहले इसे क्या कहते थे, जीन या फैक्टर? और वर्ड किसने दिया? ये पहले ये लिख लो, जीन हेडिंग डाल लो. जीन हेडिंग डाल लेंगे. वर्ड वाज गिवन बाय जोहानसन. Word was given by Johansson. Mendel called it as factor. Mendel called it as factor. Mendel ने इसे क्या कहा था, फैक्टर या जीन? बाद में इसे क्या कहा गया? मेंडल ने क्या कहा था, बाद में क्या कहा गया? नेक्स्ट लाइन. इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैविंग नहीं, दैट ट्रांसफर. हैविंग कटो, वो बाद में लिखेंगे. दैट ट्रांसफर फ्रॉम, हैविंग वाली बाद में लिखेंगे डेफिनेशन. दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. द ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. एंड कंट्रोल द character of next generation. Transfer from one generation to the next generation and control the character of next generation. ये तो लाला बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है, घिसी-पिटी हमेशा पढ़ते आए हो. अब आओ बोर्ड पे सारे. केमिकली हमने जीन किसे कहा? ये हमारा पूरा का पूरा एक डीएनए मॉलिक्यूल है. क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल का ये एक सेगमेंट है. इस सेगमेंट के अंदर एक प्रोटीन का मैसेज है. इस सेगमेंट के पास ए प्रोटीन का मैसेज है. किसके पास? तो मैंने क्या कह दिया इसे? जीन ए. क्या कह दिया मैंने इसे? फिर ये दूसरा सेगमेंट है, इस सेगमेंट के पास बी प्रोटीन का मैसेज है, तो मैंने इसे कह दिया जीन बी. फिर आगे के इसके पास तीसरी प्रोटीन का मैसेज है, सी प्रोटीन का मैसेज है, तो मैंने इसे कह दिया जीन सी. क्या मैं डीएनए के हर एक सेगमेंट को जीन कह सकता हूं या नहीं कह सकता? कह सकता हूं. ये डीएनए का सेगमेंट है या नहीं है? क्या मैं इसे जीन कह सकता हूं?
तो बताओ मैं जीन किसे कहूंगा? जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस का, क्या सारे डीएनए जीन है? क्या सारे जीन डीएनए? सारे डीएनए जीन, लेकिन सारे जीन डीएनए का केवल वही सेगमेंट जीन कहलाएगा जिसके पास प्रोटीन का हम बात करें क्लासिकल जेनेटिक्स की, मतलब हम 1850 से 1900 में 1850 से 1850 से 1900 में जीन किसे माना गया? जीन डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास एक पॉलीपेप्टाइड का मैसेज है। पॉलीपेप्टाइड का, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आए तो जीन की बहुत सारी डेफिनेशन हो गई, बहुत सारी बदलती गई, लेकिन क्लासिकल में हमारे पास जीन कौन है? जिसके पास प्रोटीन का। सिंपल सी भाषा में समझ लो रे, क्लासिकल जेनेटिक्स में जीन इज द सिस्टम। मतलब क्लासिकल जेनेटिक्स में जीन केवल किसको माना गया? बाकी सबको जीन। जीन केवल किसको माना गया? जीन केवल किसको माना गया? और किसी को जीन? तो अगर मैं केमिकल में लेवल चलता हूं तो जीन क्या है? जीन डीएनए का एक सेगमेंट है। डीएनए का एक पूरा डीएनए जीन है या इसका एक सेगमेंट जीन है? अब कौन सा सेगमेंट? मतलब रैंडमली किसी भी सेगमेंट को जीन कहूं या मेरे को सेगमेंट डिफाइन करना पड़ेगा? कौन सा सेगमेंट? मैं हर किसी सेगमेंट को जीन किसे कहूंगा? जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस का। ये हमारी क्लासिकल जेनेटिक्स है, ये हमारी ओल्ड जेनेटिक्स है, जहां जीन किसको माना गया? जिसके पास प्रोटीन का मैसेज है। नेक्स्ट टाइम केमिकली it is a segment of the DNA. Chemically, it is a segment of the DNA having message of polypeptide chain. Chemically, it is a segment of the DNA having message of polypeptide chain. All the DNA segment are not the gene. All the DNA segment are not the gene, but all the gene are the DNA. All the DNA segment are not the gene, but all the gene are the DNA. मतलब जब कभी जीन की बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रहेगा, व्हाट इज द जीन? जीन इज द डीएनए। जीन इज द कौन सा? जिसके पास ये वाला पार्ट डीएनए का एक सेगमेंट क्या कहलाएगा? जीन। तुमने वो दोनों चैप्टर पढ़ लिए क्लासिक और ना बायोटेक के दोनों चैप्टर अच्छे से हो गए? उसके क्वेश्चन वाला पार्ट लगभग क्वेश्चन हुए क्या? एक दो चार अटके तो बड़ा मैटर नहीं है, लगभग हुए नहीं हुए? औलाला, अब ध्यान से, मतलब हमारे लगभग सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं रे, जीन एंड द एलील। लगभग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मेरे को यह बताओ, हमने अपनी लाइफ कहां से स्टार्ट की? हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? कितने क्रोमोसोम है? मतलब जाइगोट में कौन सा डिवीजन हुआ? क्या बनी? कैसी बनी? इनमें भी कितने क्रोमोसोम है? मतलब 23 पेयर। कोई डाउट? अब जाइगोट जो है, जाइगोट का फॉर्मेशन किससे हुआ? स्पर्म कैसे? ओवा। मतलब स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है? ओवा में भी, तो जाइगोट में। तो इसका मतलब जाइगोट के पास जो 46 क्रोमोसोम है, जाइगोट के पास जो, उनमें से 23 पैटर्नल है और 23
मैटरनल है। तो रिस्पॉन्स तो दो यार, चेहरे ऐसे क्यों बना रखे हैं? अरे ठीक है। हाँ क्लियर। मतलब जाइगोट के पास जो 46 क्रोमोसोम आए हैं उनमें से 23 स्पर्म से आए और 23 स्पर्म किसने बनाया? फादर हैप्लोइड है कि डिप्लोइड है? बट स्पर्म फादर, स्पर्म क्यों? मदर ओवा क्यों? इस डिप्लोइड सेल में कितने क्रोमोसोम थे? यहां भी। बट स्पर्म में कितने गए? 23। स्पर्म में, स्पर्म में ये जो फादर था इसने भी अपनी लाइफ कहां से स्टार्ट की थी? कैसा था वो? 2n इज इक्वल टू, उस जाइगोट का फॉर्मेशन किससे हुआ? स्पर्म में, ओवा में। मतलब इस फादर को भी 23 क्रोमोसोम इनको उनकी मदर से मिले थे, 23 क्रोमोसोम इनको उनकी। मतलब हर एक लिविंग बींग को, जनरली बात करेंगे, हर एक लिविंग बींग को हर एक क्रोमोसोम 2 बार मिलेगा। हर एक क्रोमोसोम एक बार मदर से और एक बार फादर से। एक बार, एक बार। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 23 नंबर, 2 बार। 23 नंबर एक बार है किसी में? अरे मेल में एक सेक्स क्रोमोसोम हो ही नहीं सकता, बदतमीज प्राणी। मेल में कभी एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं हो सकता। अरे दुष्टों, ये मेल नहीं हो सकता और ये तो हो ही नहीं सकता। ये यो यो गाने में होता है, वैसे नहीं होता। यो यो, वैसे यो यो। अब यो यो अगर बोल रहे मैं यो यो हूं तो सोच रहा हूं कौन सा यो यो है। समझ गए रे? आ जाओ। अब इसका मतलब कि हमारी हर एक बॉडी सेल में हर एक क्रोमोसोम 2 बार है, एक मैटरनल और एक। तो क्या मैं कह दूं कि हमें हर एक करेक्टर के लिए 2 जीन मिले? हर एक करेक्टर के लिए एक, दूसरा एक, दूसरा। वो जो दोनों जीन है वो दोनों जीन कहां है? होमोलोगस क्रोमोसोम में भी कहां? सेम लोकाई। कहा? तो यार वो जीन जो सेम लोकस पर होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? एक सिंपल वर्ड में खत्म करना, कहीं कंफ्यूजन मत होना। व्हाट आर द एलिलिक जीन? जिनका लोकस, अगर लोकस सेम है तो वो, लोकस बदल गया तो वो, लोकस सेम है तो वो, लोकस बदल गया तो वो। एलिल वर्ड यूज ना करके मैं यूज करता हूं वर्ड एलिलिक जीन। क्या? क्योंकि एलिल अपने आप में जीन है। हेलो, एलिल अपने आप में, लेकिन सारे जीन एलिलिक, सारे एलिल लेकिन सारे जीन एलिलिक। मैं क्या सभी जीन को एलिलिक कह सकता हूं? मैं उन्हीं जीन को एलिलिक कह सकता हूं जिनका लोकस कैपिटल ए स्मॉल ए एलिलिक है या नहीं है? कैपिटल बी स्मॉल बी एलिलिक है या नहीं है? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, क्यों नहीं है? अगर लोकस सेम है तो वो, और लोकस बदल गया तो वो, लोकस सेम है तो वो, लोकस बदल गया तो वो। बस एक ही चीज दिमाग में, हु आर द एलिलिक जीन? हु आर द एलिलिक जीन? सारी कहानियां खत्म। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में हर एक करेक्टर के लिए 2 एलिलिक जीन है। क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, क्योंकि हम, क्योंकि स्पर्म, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉयड है। हम डिप्लॉयड क्यों है और गैमेट हैप्लॉयड क्यों है? मियोसिस से बन। हमारी बॉडी में होमोलोगस क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 1/4। फिर ये बात करेंगे एक पेयर में होमोलोगस क्रोमोसोम कितने? क्योंकि हम डिप्लॉयड। अगर हम ट्रिप्लॉयड होते तो कितने हो जाते? तो कितने एलिलिक जीन मिल जाते? 3। अगर हम टेट्राप्लॉयड होते तो, पेंटा होते तो। बट हम क्या हैं? तो हमारे में कितने एलिलिक जीन है? एक करेक्टर की रिस्पेक्ट में चल रहे हैं हम, एक करेक्टर की। हम क्या हैं? तो हमारे में कितने एलिलिक जीन है? क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते?
तो फिर ये मल्टीपल एलिलिज्म क्या है भाई? पॉपुलेशन क्या है? मतलब इस पूरी पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील है, आई ए, आई बी। इन 3 में से आप में कितने हैं? मेरे में कितने? स्पर्म में कितने? स्पर्म में, इंडिविजुअल में, पॉपुलेशन में। तो किसका फीचर है मल्टीपल एलिज्म? ये इंडिविजुअल का फीचर, किसका फीचर है? किसका फीचर है? तो मल्टीपल एलिज्म की स्टडी के लिए क्या एसेंशियल है? इंडिविजुअल को लेके कभी मल्टीपल एलिज्म स्टडी करना पॉसिबल? वो कभी भी आपको इंडिविजुअल में हमेशा कहां मिलेगा? कोई डाउट? हमेशा कहां मिलेगा? क्या सारे एलिल जीन है? लेकिन सारे जीन वही जीन एलिल है जिनका लोकस चलो बेटा, अब बेटा वर्ड आ गया लोकस। लोकस का लिटरल मीनिंग है लोकेशन। अरे आप जहां बैठे हो आपकी लोकेशन है, आप जहां बैठे हो ये एक डीएनए है। क्या? एक इस डीएनए ने पैक होकर एक क्रोमोसोम बनाया। क्या बनाया? एक। तो ये डीएनए में यहां एक जीन था, तो वो क्रोमोसोम में कहां मिला देगा हमें? यहां। तो क्या कह देंगे? ये ए का लोकस है, यहां हमें क्या मिलेगा? तो ये बी का लोकस है, और यहां हमें क्या मिलेगा? तो ये। जनरली जीन का लोकस फिक्स होता है या बदलता है? जनरली जीन का लोकस फिक्स होता है, बदलता। लेकिन कुछ एक जीन ऐसे होते हैं जो अपना लोकस बदल लेते हैं। जो अपना लोकस बदल लेते हैं उन्हीं को क्या कहा गया? जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोजोन। आ गया? इसलिए वहां नहीं रोका था मैंने। जनरली लोकस फिक्स है या बदल दिया जाता है? जनरली जो चेंज, बट सर्टेन जीन अपना लोकस, तो जो लोकस बदल लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? या फिर जंपिंग जीन या फिर। अगला बताओ, क्या एलिलिक जीन सेम क्रोमोसोम पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्या नॉन एलिलिक जीन सेम क्रोमोसोम पे हो सकते हैं? एलिलिक कभी सेम क्रोमोसोम पे? नॉन एलिलिक, एलिलिक और नॉन एलिलिक। एलिलिक जीन का हमेशा सेग्रीगेशन होता है। क्यों? ये मदर है, कितने क्रोमोसोम थे इनमें? क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार था? तो जब बच्चे ये गैमीट्स बनाएगी तो ओवा में दोनों जाएंगे, कोई एक ही जाएगा? यहां मान लो कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, यहां कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। एक करेक्टर की बात करो, एक करेक्टर के लिए ओवा में दोनों आएंगे, एक ही आएगा। इस करेक्टर के लिए दोनों आएंगे, एक ही आएगा। एक ही आएगा या नहीं आएगा? मतलब इस गैमीट में एक करेक्टर के लिए एक कितने एलिलिक जीन होंगे? इस गैमीट के पास एक ही करेक्टर का जीन होगा या सभी करेक्टर के जीन होंगे? एक करेक्टर का होगा, सभी के होंगे। इसके पास हर एक करेक्टर के लिए एक एक एलिलिक जीन होगा। इसके पास हर एक करेक्टर के लिए, हमारे पास हर एक करेक्टर के लिए कितने जीन है? जिनमें से एक कहां से आया और दूसरा? एक कहां से आया, दूसरा? तो ये जो ओवा है, ये ओवा केवल एक ही करेक्टर का जीन लाया या हर एक करेक्टर का जीन लाया? बट हर एक करेक्टर केवल, और ये भी हर एक करेक्टर के लिए। तो हमें हर एक करेक्टर के लिए एक किससे मिला? दूसरा। और वो दोनों कहां है? सेम लोकस। कहां है? जिसे हमने कह दिया एलिल्स। क्या कह दिया? अब लिखना शुरू करेंगे। एलिल ब्रैकेट में बिलोंग टू ईच अदर। एलिल का पूरी सेल बायोलॉजी होगी। तो मेरे से पूछता क्रोमेटिड क्रोमोसोम में क्या अंतर है? क्रोमेटिड एलिल्स में। अमेरिका रशिया में क्या अंतर है? अरे मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहा हूं, तो मेरे से बात कर रहा है फिजिकल लेवल, क्रोमोसोम की बात कर रहा है, मैं जीन की बात कर रहा हूं।
क्रोमेटिड क्या है? हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। क्या है क्रोमेटिड? और उस पे क्या लोकेटेड है? जीन। क्या लोकेटेड है? और तू क्या पूछ रहा, क्रोमेटिड जीन में क्या अंतर है? तेरे हाथ में और शरीर में क्या अंतर है? तेरा शरीर हाथ का बना है? क्या हाथ शरीर का बना है? क्या कर रहे हैं यार? क्रोमोसोम पे क्या लोकेटेड है? जीन। तो क्रोमोसोम का ही हाफ पार्ट क्या कहलाता है? क्रोमेटिड। क्या कहलाता है? राइट डाउन। क्या है? बिलोंग टू, लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन और ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ द जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन और ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ द जीन located on the same locus of homologous chromosome, located on the same locus of homologous chromosome. Next line. All alleles are the gene but all gene are not allelic. Only those gene are the allelic that are located on the same locus, that are located on the same locus. Next line. Allelic gene never can be located on the same chromosome while non-allelic gene can be located on the same chromosome. ये बनेगा। क्या आप किसी भी जीन को एलिलिक कह सकते हो? तो आगे हम दो तरह की इंटरेक्शन पढ़ेंगे, एक एलिलिक इंटरेक्शन और एक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। कौन कौन सी? केवल क्या देखा जाएगा, लोकस सेम है या लोकस, अगर लोकस सेम है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, प्लियोट्रोपिज्म। और अगर लोकस बदल गया तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस। कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। ओके, स्पेशल पॉइंट। generally locus of the gene is fixed. Generally locus of the gene is fixed, but some gene can
change their locus, but some gene can change their locus. Such gene are called jumping gene or transposon. Such gene are called jumping gene or transposon. Discovered by Barbara McClintock. Discovered by Barbara McClintock. इसे बच्चे लेडी मेंडल कहते हैं. That doesn't mean मेंडल की वाइफ थी ये. लेडी मेंडल ब्रैकेट में. Discovered by Barbara McClintock in maize. Discovered by Barbara McClintock in maize. हाँ, किसने डिस्कवर किया? कहां डिस्कवर किया? मेज में. किसने डिस्कवर किया? बारबारा. कहां डिस्कवर किया? अब मेरे को ये बताओ, हर एक इंडिविजुअल में, एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक करेक्टर के लिए कितने एलिलिक जीन है? अगर वो दोनों एलिलिक जीन सिमिलर है तो क्या कहलाएगा? डिसिमिलर है तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर एलिलिक जीन ऑफ ए करेक्टर. ये दोनों सिमिलर है, डिसिमिलर है? ये होमोजाइगस को ही क्या कहा जाता है? क्यों? प्योर कौन होता है जो एक करेक्टर का एक ही ट्रेट कंट्रोल कर सकता है? अब ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कंट्रोल करेगा? टॉलनेस, ड्वार्फनेस या दोनों? तो जो एक करेक्टर का एक ही ट्रेट कंट्रोल करे वो क्या कहलाएगा? और प्योर हमेशा कितनी तरह के गैमेट बनाएंगे? और हाइब्रिड हमेशा? प्योर हमेशा, हाइब्रिड हमेशा. तो बताओ, क्या गैमेट्स कभी हाइब्रिड हो सकते हैं? क्यों? क्यों? गैमेट तो हैप्लॉइड है. गैमेट तो गैमेट्स के पास तो एक करेक्टर का एक ही जीन है. एक करेक्टर का, तो गैमेट तो यार एक करेक्टर का एक ही ट्रेड कंट्रोल कर सकते हैं. वो दोनों ट्रेड कंट्रोल क्यों? उसके पास दो जीन है ही नहीं एक करेक्टर की रिस्पेक्ट में. तो प्योर और हाइब्रिड हम किसकी रिस्पेक्ट में लेते हैं? कि वो एक करेक्टर के कितने ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं. एक करेक्टर के, अगर वो एक करेक्टर का एक ही ट्रेट कंट्रोल कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? और दोनों हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड. तो गैमेट का भी हाइब्रिड हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? एक वर्ड में खत्म कर दो, क्योंकि वो हैप्लॉइड है. एक वर्ड में खत्म कर दो, क्योंकि वो और हैप्लॉइड में एक करेक्टर के दो एलिलिक जीन नहीं हो सकते. हो ही एक गैमेट में एक करेक्टर का एक ही एलिलिक जीन होगा. क्यों? एलिलिक होना जिनका लोकस सेम है, जिनका लोकस, और गैमेट्स के पास तो एक नंबर क्रोमोसोम एक ही बार है, तो सेम लोकस का चांस ही नहीं बचा. सेम लोकस का, सेम लोकस किस में होगा? हैप्लॉइड में, डिप्लॉइड में? हैप्लॉइड में कभी सेम लोकस? एनी डाउट? ये दोनों बना लोगे, थ्योरी लिख लोगे साथ में. छोटे नहीं है कम वक्तों.
और नहीं किया। अगर सिमिलर एलिलिक जीन है तो क्या कहलाएगा वो, होमोजाइगस। और डिसिमिलर है तो होमोजाइगस हमेशा कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, और हेट्रोजाइगस हमेशा दो। होमोजाइगस हमेशा एक और हेट्रोजाइगस हमेशा दो। क्लियर। अब एक नया वर्ड और आपको मिलेगा, एक और वर्ड यहां आता है, दैट इज द हेमिजाइगस। दैट इज द हेमिजाइगस की बात करते हैं अपन। फीमेल और मेल दोनों को कंसीडर करते हैं। फीमेल इज द एक्स एक्स, मेल इज द 22 पेयर को कंसीडर ही नहीं करेंगे। 22 पेयर मेल फीमेल दोनों में सेम है। 23वां पेयर सेम है या अलग है? फीमेल में क्या है, मेल में क्या है? इस एक्स क्रोमोसोम पर किसी करेक्टर का जीन है, एक्स क्रोमोसोम पर किसी करेक्टर का, तो उसका नंबर फीमेल में कितना हो गया, 2 या 1? बट मेल में, फीमेल में, मेल में कलर ब्लाइंडनेस एंड द हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, कहां है? तो इनका नंबर फीमेल में कितने, मेल में। हम हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, तो होने कितने चाहिए, बट है कितना? हम हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, कितने होने चाहिए, बट कितना है? तो हम क्या कहलाएंगे, हेमिजाइगस कौन होगा, मेल या फीमेल? मेल हर एक करेक्टर के लिए हेमिजाइगस होगा। मेल उन करेक्टर के लिए हेमिजाइगस होगा जो सेक्स क्रोमोसोम पर है, जो उनके लिए हेमिजाइगस मेल होगा या फीमेल? फीमेल नहीं, कौन होगा? इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन सेक्स लिंकेज में, डिटेल यहां केवल हल्का सा लिख लेंगे, हेमिजाइगस। ए डिप्लॉयड organism having single allelic gene, diploid organism having single allelic gene of a character, diploid organism having single allelic gene of a character. Example, human male for color blindness and hemophilia, human male for color blindness and hemophilia. कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के लिए हेमिजाइगस कौन है, मेल है या फीमेल है? फीमेल नहीं है हेमिजाइगस, कौन है? मेल में कितने हैं, एक या दो? बट फीमेल में क्या मेल हर एक करेक्टर के लिए हेमिजाइगस है? नहीं। किसके लिए, जो सेक्स क्रोमोसोम पर, जो हमारे में एक एक्स है और एक, फीमेल में 2 एक्स है, तो डबल एलिलिक जीन आ जाएंगे। बट हमारे में सिंगल ही आ पाएगा, क्यों, हमारे में एक्स एक ही है। अब ये आपके पास एक प्लांट है, कैसा है ये इस प्लांट के पास टॉलनेस का एलिल है, ड्वार्फनेस का एलिल है, या दोनों ही है? तो ऑब्वियस है ये। इसके पास ऑब्वियस है ये, मतलब होमोजाइगस से कोई असर नहीं पड़ना। इसके पास टॉलनेस का एलिल है, ड्वार्फनेस का एलिल है, दोनों के ही एलिल है। बट ये प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, ये प्योर है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड के पास एक करेक्टर का, एक ट्रेड का एलिल है, दोनों के एलिल है, बट एक्सप्रेशन दोनों का आया, एक का आया। तो जिसका एक्सप्रेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, और जिसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा वो। तो कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव, इसका पता होमोजाइगस से लगेगा या हेट्रोजाइगस? इसका पता कभी होमोजाइगस से, ये तो रटा रटा है आपको। चलिए, अब मैं आपको दूसरी कंडीशन दे रहा हूं। कैपिटल आर के कारण रेड कलर आता है, R1 के कारण ब्राउन कलर आता है, और R2 के कारण येलो कलर आता है। हाँ बेटा, कैपिटल आर के कारण, R1 के कारण, R2 के कारण। ये प्लांट है कैपिटल कैपिटल, बोलो कैसा होगा? R1 R1, R2 R2। बोलो कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है? नहीं बता सकते? चलो, ये प्लांट है R1, नहीं बता सकते? केवल जीनोटाइप से काम चलेगा, फिनोटाइप चाहिए? ये रेड है, ये ब्राउन है,
R1 R2 कौन डोमिनेंट है? ये येलो है, ये ब्राउन है, R R2 नहीं बता सकते, ये रेड है R2 है, और ये येलो है, येलो है। मतलब कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है ये पता किसे चलेगा हमेशा? ये कभी भी होमोजेगस से पता, किसे पता लगेगा? तो मेंडल ने कैसे पता लगाया डोमिनेंट और रिसेसिव? मैं बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा, तुम शांत बैठोगे बिल्कुल। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने सबसे पहले किसी एक करेक्टर के दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ले लिए प्योर फॉर्म में। करेक्टर क्या है? हाइट। क्या है? हाइट के लिए क्या लिया? प्योर टॉल और टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ ए करेक्टर, इनका क्या करवाया? क्रॉस। क्या करवाया? तो कंफर्म है F1 हाइब्रिड ही बनेगा। क्यों बनेगा? दोनों सेम ट्रेट है, कंट्रास्टिंग ट्रेट है, और सेल्फिंग है, क्रॉसिंग है। तो यहां से क्या आएगा? कैपिटल डी। यहां से क्या आएगा? तो F1 क्या बनेगा? तो F1 बनाता गया और पता करता गया कौन डोमिनेंट है और कौन। F1 बनाता गया और बताता गया कौन डोमिनेंट है कौन, कौन डोमिनेंट है। तो किससे पता लगेगा डोमिनेंट और रिसेसिव का? होमोजेगस से या हेट्रोजेगस से? कभी भी होमोजेगस से पता नहीं लगेगा। होमोजेगस से पता हमेशा किससे पता लगेगा? यही कंडीशन तो लाला अपन डिसऑर्डर में डिजाइन करते हैं। कोई एक डिसऑर्डर है, कोई एक, ये पर्सन नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, बताओ डिसऑर्डर किस कैटेगरी में जाएगा? रिसेसिव। डन। अब दूसरा, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, ये दोनों अफेक्टेड है। केवल क्या दोगे? हेट्रोजाइगस। कोई एक्स डिसऑर्डर है, कोई डिसऑर्डर, क्या नाम है? अगर ये पर्सन अफेक्टेड है तो डिसऑर्डर, और ये पर्सन नॉर्मल है तो, अफेक्टेड है तो, और नॉर्मल है तो HbA HbS। अगर ये पर्सन अफेक्टेड होता तो सिकल सेल एनीमिया डोमिनेंट डिसऑर्डर कहलाता, और अगर ये पर्सन नॉर्मल हो तो सिकल सेल एनीमिया। तुम बताओ, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। क्यों रिसेसिव क्यों माना? क्योंकि हाइब्रिड में उसके सिम्टम। क्या इसके पास सिकल सेल एनीमिया का एलिल है या नहीं है? और ये बेटा एसबी है ना, HbS, ये लीथल होता है। क्या इसके पास लीथल जीन है या नहीं है? लेकिन यहां लिथैलिटी नहीं आएगी। लिथैलिटी केवल होमोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलती है। क्या यहां लीथल जीन है या नहीं है? बट लिथैलिटी, लिथल जीन, लिथैलिटी, तो लिथैलिटी केवल कब देखने को मिलेगी? केवल लिथैलिटी कभी हेट्रोजाइगस में नहीं मिलेगी। लाइन बोल रहा हूं, पकड़ लेना सर। अगर लिथैलिटी हेट्रोजाइगस में मिल गई तो लिथल जीन पॉपुलेशन में टिक ही नहीं सकता, पॉपुलेशन में रहेगा या बाहर निकल लेगा। तो लिथैलिटी कभी भी हेट्रोजाइगस में। तो हमारी पॉपुलेशन में लिथल जीन है या नहीं है? है या नहीं है? होमोजेगस में, हेट्रोजेगस में? हीमोफीलिया, हीमो लिथल जीन है। क्या जीन है? तो पॉपुलेशन में है या नहीं है? किस फॉर्म में? हेट्रोजाइगस। किस फॉर्म में? तो क्या हम आराम से डोमिनेंट और रिसेसिव को डिफाइन कर सकते हैं? कैसे? हेट्रोजाइगस देखोगे हमेशा, क्या देखोगे? होमोजाइगस से कभी भी डिफाइन हमेशा लिखेंगे डोमिनेंट एलेल, डोमिनेंट एलेल, एलेल that express itself, allele that express itself in homozygous as well as heterozygous condition। दूसरा, रिसेसिव एलिल, एलिल
that express itself only in homozygous condition or fail to express itself in, बोलो, heterozygous condition. एक इंसाइट देना, और फेल टू एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. बस वो आगे बचे आगे. चलिए अब आओ बोर्ड पर. ये एक क्रोमोजोम है. इस क्रोमोजोम पे यहां पर एक जीन है. ये जीन वाइल्ड है. क्या है? मतलब जैसा था वैसा ही है या इसमें चेंज आ चुका है? ये अनमॉडिफाइड है या मॉडिफाइड है? अनमॉडिफाइड ने क्या बनाया? वर्क एज ए, लिखा हुआ है सब, वर्क एज ए. वो टायरोसिन को किसमें बदलेगा? क्या मिलेनियन के कारण कलर आएगा? क्या कलर हमारा फिनोटाइप है? कलर हमारा क्या हुआ? क्या बन गया इससे? अब ये जो एलील है ये जैसा था वैसा ही है या इसमें मॉडिफिकेशन हो गया? तो अब ये क्या, वाइल्ड है या म्यूटेंट है? एनसीईआरटी मैंने इसलिए लिए जो इसमें दिए वही लिखाऊंगा. डन. हाँ जी. क्या आपका, क्या कैसे करें इसको? इसी के कोडिंग चल रहे हैं या एंजाइम के साथ चले? एंजाइम के कोडिंग चल रहे, जो मेरे को अच्छा लगे वो कर दूं. चलो. अब हो सकता है कि ये हमारा यहां सेम प्रोटीन बनाए. हो सकता है ये हमारा यहां डिफरेंट प्रोटीन बनाए. तो फिर मेरे कोडिंग चलता हूं. हो सकता है ये यहां इनकम्प्लीट प्रोटीन बनाए और हो सकता है कि ये यहां प्रोटीन ना भी बनाए. 4 केस आ गए मेरे पास, ए बी सी डी. हाँ लाला, कितने केस आ गए? ए केस में क्यों हो सकता है म्यूटेशन नाम का साइलेंट हो? म्यूटेशन हमारा, तो एक केस में क्या मैं कह दूं कि अनमॉडिफाइड जो है वो मॉडिफाइड के इक्विवेलेंट है? मॉडिफाइड के. हो सकता है म्यूटेशन हमारा मिससेंस हो सकता है म्यूटेशन हमारा नॉनसेंस हो सकता है म्यूटेशन हमारा, तो हो सकता है सेम प्रोटीन ना बने. हो सकता है और हो सकता है प्रोटीन ना बने. क्या होगा क्या नहीं होगा सब डिपेंड करेगा. लाला याद करो, म्यूटेशन किस लेवल का है? म्यूटेशन कौन सी पोजीशन पे है? वो मिससेंस है, नॉनसेंस है या सेम सेंस है? वो मिससेंस है, नॉनसेंस है या? तो हो सकता है कि हमारा मॉडिफाइड एलील सेम प्रोटीन भी बना ले. क्यों? कोडोन तो बदला बट अमाइनो एसिड नहीं बदला. हो सकता है ये हमारा म्यूटेंट एलील डिफरेंट प्रोटीन बना दे. क्यों? कोडोन बदलने से अमाइनो एसिड भी बदल गया. सिकल सेल एनीमिया. सिकल. हो सकता है इनकम्प्लीट या नो प्रोटीन. हो सकता है कोई स्टॉप कोडोन आ गया. हो सकता है कोई, अगर स्टॉप कोडोन बीच में आ गया तो इनकम्प्लीट बन गया और शुरुआत में आ गया तो नहीं बना. मतलब क्या मैं को म्यूटेंट हमेशा रिसेसिव होगा? क्या मैं को डोमिनेंट हमेशा, वाइल्ड हमेशा डोमिनेंट होगा? जनरली वाइल्ड डोमिनेंट और म्यूटेंट, क्योंकि ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल है. ज्यादातर म्यूटेशन जहां जीन ने काम करना बंद किया. लेकिन सभी केस में ऐसा, अब वो क्या होगा डिपेंड करेगा म्यूटेशन किस लेवल पे हुआ है. म्यूटेशन किस लिखेंगे? वाइल्ड ओब्लिक मॉडिफाइड एलिल. लिखेंगे वाइल्ड, अरे अनमॉडिफाइड, बिल्कुल अनमॉडिफाइड. वाइल्ड ऑब्लिक अनमॉडिफाइड.
allele which is found in the population from the beginning that form a normal protein or enzyme, that form a normal protein or enzyme. Generally wild allele are the dominant allele. Generally wild allele are the dominant allele. Generally wild allele are the dominant allele. ठीक है, दूसरा लिखेंगे म्यूटेंट ऑब्लिक मॉडिफाइड. म्यूटेंट ऑब्लिक मॉडिफाइड allele that is formed by the mutation. Allele that is formed by the mutation. Generally mutant allele are the recessive. Generally mutant allele are the recessive. Next thing, mutant allele can form पहला सेम प्रोटीन, ये चीज आएगी सेम प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन और नो प्रोटीन. सेम प्रोटीन. इसमें गर्मी नहीं लग रही है तो चलाई क्यों नहीं? इसी कम वक्त तो आंसू चलाने थे. सेम प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन और नो प्रोटीन. क्या ये जरूरी है कि म्यूटेंट हमेशा ही रिसेसिव हो? नहीं, ये कभी जरूरी. जनरली म्यूटेंट रिसेसिव है और जनरली वाइल्ड, क्योंकि हम मान के चलते हैं ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल है. ज्यादातर म्यूटेशन जहां जीन ने काम करना बंद कर दिया, जीन ने काम करना बस बना लेंगे.